बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। अब तहरीक के लिए टाइम आगे बढ़ रहा है, तैयारियां शुरू हो रही हैं। हुकूमत ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। खास तौर पे जो इंसिडेंट हुआ एक दिन पहले रावलपिंडी में, उसको बुनियाद बनाकर तलाल चौधरी ने एक स्टेटमेंट दिया है, जहां से एक नया खेल शुरू हो रहा है। नाज़रीन, बहुत सारे टाउट्स हैं, दरबारी सहाफ़ी हैं, वो लोग ये बयानियां बना रहे हैं। ज्यादातर जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं जर्नलिस्ट, वो ये बयानियां बना रहे हैं कि जनाब हुकूमत से मईशत नहीं चल रही, हुकूमत निज़ाम को नहीं चला पा रही, अवाम बहुत नाराज है, हुकूमत सियासत भी नहीं कर पा रही, लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को फारिग कर देगी। सुहेल वड़ाइच भी उन लोगों में से एक है, और भी कुछ लोग हैं वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। लेकिन मेरा एक सादा सा सवाल है कि हुकूमत तो हुकूमत चला ही नहीं रही। इस वक्त ना नून लीग हुकूमत चला रही है, ना पीपल्स पार्टी चला रही है। हुकूमत तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चला रहे हैं। वजीर खजाना भी उनका है, वजीर दाखिला भी उनका है, और बाकी वजीर सारे उनके घर पे पानी भरते हैं। वजीर आजम भी उनका है, वो हाथ से पकड़ के तो वजीर आजम को चलाता है, चाहे खाना काबा में क्यों ना हो, चाबी वाला वजीर आजम मिला हुआ है। तो आसिम मुनीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर पाकिस्तान नहीं चल रहा, पाकिस्तान की मईशत नहीं चल रही, पाकिस्तान के हालात बदतरीन हो रहे हैं, दहशतगर्दी बढ़ रही है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आसिम मुनीर साहब की है। तो इस मरतबा हुकूमत को घर भेजने से बेहतर है कि एस्टेब्लिशमेंट अपने गिरेबान में झांके और उन लोगों को घर भेजे जो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बैठ के हुकूमत चला रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी है। इस मरतबा मलबा दूसरी तरफ डलना चाहिए। हर मरतबा सियासतदानों पे मलबा डाल के निकल जाते हैं। नवाज शरीफ इतना नालायक नहीं है जितना आप उसको बना रहे हैं। बेशक नवाज शरीफ ने बहुत करप्शन की है, बेशक नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करके बार बार इक्तदार लिया, बेशक नवाज शरीफ ने अभी अपनी बेटी को वजीर आला और अपने भाई को वजीर आजम बनाने के लिए बहुत ज्यादा कंप्रोमाइजेस किए। बेशक नवाज शरीफ कितना भी नालायक हो, लेकिन इतना नालायक नहीं है ये जो अभी कर दिया पाकिस्तान के साथ। ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी टीम का कारनामा है। हालात आप चेक कीजिए ना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, बल्कि आपको सुनाता हूं। ये पाकिस्तान का वजीर दाखिला और वजीर खारजा, ये दोनों हैं। ये दोनों ने टोपियां पहनी हुई हैं और कौम को टोपी पहना रहे हैं। ये एक वजीर खारजा है पाकिस्तान का और एक वजीर दाखिला है पाकिस्तान का। इसहाक डार जो नवाज शरीफ का दायां बाजू है, और मोहसिन नकवी जो आसिम मुनीर का राइट हैंड है। अब इन दोनों की बातें आप सुने जरा। दोनों ने टोपियां पहनी हुई हैं और दाता दरबार पे खड़े होकर क्या कह रहे हैं। ऑनलाइन नजराना शुरू कर दिया। ये पाकिस्तान का वजीर दाखिला बता रहा है और वजीर खारजा कह रहा है कि ये सआदत अल्लाह ताला ने और बुजुर्गाने दीन ने ये काम जो है वो हमारे वजीर दाखिला से लिया है। वो कह रहे जी मैं इसमें ऐड कर देता हूं कि हम ऑनलाइन आप नजराना भी भेज सकते हैं। बरतानिया में, अमेरिका में, दुनिया में कहीं भी आप बैठे हुए, वहां से आप चादरें भी चढ़ा सकते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन आप देके भी चढ़ा सकते हैं। आप अंदाजा करें, ये पाकिस्तान का एक वजीर खारजा है, एक वजीर दाखिला है। वजीर खारजा वो है जिसके नवासे ने अभी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 2 गैर मुल्की खवातीन को बुलाकर उनका रेप करवाया, उनके साथ जुल्म और ज्यादती की, उनके साथ जबर किया और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया। वजीर दाखिला वो है जिसका SHO ही नहीं मिल रहा, जिस SHO ने सारे दहशतगर्दों को अकेले मार देना था। वो टार्जन मिल ही नहीं रहा, वो किधर गया SHO जिसको ये लेकर आए थे और उससे उन्होंने बड़े कारनामे करवाने थे। बहरहाल ये वजीर दाखिला, ये वजीर खारजा और ये आसिम मुनीर की टीम, और ये चला रहे हैं जनाब मुल्क। तो मुल्क का तो यही हाल होना था। अब आ जाए नाजरीन एक और खबर की तरफ। ये खबर ना इंपॉर्टेंट है, छोटी सी चीज है लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट। अचानक से अकबर एस बाबर ने एक स्टेटमेंट दिया और उसने ये कहा कि इमरान खान का मुझे जेल से पैगाम आया कि जब भी जेल से बाहर आया तो सबसे पहले आपके घर आऊंगा। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इन्होंने क्यों कहा। देखें, जेल से इमरान खान का पैगाम वैसे तो रुका हुआ है, लेकिन अकबर एस बाबर को मिलता है कि जेल से बाहर आकर सबसे पहले आपके घर आऊंगा, और वो अपने इख्तलाफात इमरान खान साहब से दूर करें। क्या वजह क्या है, इनको क्या मालूमात मिली हैं या क्या शक इनको गुजरा है? क्योंकि अकबर एस बाबर उन लोगों में से एक है जिसकी नस्लों को पाकिस्तानी माफ नहीं करेंगे। जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म और बर्बरियत की बुनियाद रखी गई, उस बुनियाद के रखने में ऐसा दिखाई देता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो जो चाहती थी वो मवाद अकबर एस बाबर ने प्रोवाइड किया। यानी इन्होंने वो ग्राउंड बनाकर दी जिस ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़े बड़े धचके लगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको ओन नहीं करती, आप दुनिया में जहां मर्जी ले जाएं, तहरीक इंसाफ इस आदमी को मुंह भी नहीं लगाती, लेकिन ये तहरीक इंसाफ का मामा बन गया और इसने हर जगह के ऊपर केसेस किए, दरखास्तें दी, और इसकी दरखास्तों की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। अब लोग इससे नफरत करते हैं पाकिस्तान में। मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं, इसको आप ले जाए पाकिस्तान में जहां मर्जी ले जाए, लोग इससे बहुत नफरत करते हैं पाकिस्तान में। इसे ऐसी क्या मालूमात मिली कि अब ये उस नफरत से बचना चाहता है और भागना चाहता है। देखें, इमरान खान साहब की जेल में तबीयत के हवाले से अलग अलग किस्म की खबरें आती हैं। फिर एक ऐसी खबर दी जाती है, अफवाह उड़ाई जाती है कि खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हो गया।
अब ऐसे माहौल में अकबर एस बाबर अपने आप को क्यों इमरान खान का हमदर्द और इमरान खान को क्यों अपना करीबी साथी साबित करना चाहता है, मैं इस बात को यहां पे छोड़ रहा हूं। क्योंकि जो कुछ आजकल हो रहा है ना, जिस तरह सुहेल वड़ाइच ने पैंतरा बदला है, जिस तरह कुछ और लोगों ने पैंतरा बदला है, इसी तरह ये जो अकबर एस बाबर ने किया, ये सारी चीजें अगर आप प्लस माइनस करके देखें तो कोई पिक्चर अच्छी नहीं बन रही। और इमरान खान साहब की मुलाकातें लगातार उनकी फैमिली से बंद की गई हैं। तो क्या इससे फर्क पड़ता है कि अगर एक मुलाकात करवाई जाए और वो उनकी सेहत के हवाले से मुकम्मल इत्मीनान करके आए, तो मुलाकातें तो बिल्कुल ही बंद हैं। नाज़रीन, स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो चल रही है, लेकिन उसके आगाज से पहले जमरूद बाजार को बंद कर दिया गया, पुलिस ने वहां पे बाजार बंद करवाया। मेरा सवाल यह है कि ये कौन सी स्ट्रीट मूवमेंट है जिसमें बाजार बंद करवाया जाता है? भाई बाजार तो खुले होते हैं। स्ट्रीट मूवमेंट ये नहीं है कि आपने जलसा करना है या किसी जगह पे आपने रैली निकालनी, वो नहीं है स्ट्रीट मूवमेंट। वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है अलग तरह की, उससे मोमेंटम बनता है, मोटिवेशन मिलता है। स्ट्रीट मूवमेंट कहते हैं कि हर गली मोहल्ले में आप पहुंचे, हर दरवाजे को आप दस्तक दें, हर शख्स तक अपने पैगाम को लेकर जाएं, हजारों नौजवानों की टीमें बनाएं, एक एक नौजवान 1,000, 500 लोगों को जाकर टच करे, लोगों की मेंबरशिप ली जाए, बड़े पैमाने पे लोगों को इकट्ठा किया जाए, उन्हें कायल किया जाए, और फिर जिस दिन आपने निकलना है हर तरफ से अवाम का सैलाब निकले। दिस इज कॉल्ड स्ट्रीट मूवमेंट। इमरान खान साहब ने एक काम शुरू किया था, मेंबरशिप कंपेन, जब वो करना चाह रहे थे और पैगाम भेजना चाह रहे थे घर घर 2023 से पहले, तो वो बहुत काम भी आया था इमरान खान साहब के। बहुत सारे लोगों ने अपनी कारकर्दगी इंटरनेट पे डाली हुई थी, बाकायदा वो उसकी एक इमरान खान साहब ने पोर्टल बनाया हुआ था जिसमें डिटेल्स आती थी कि किसने कितना डाटा फीड किया है, पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे कौन है, किस जिले में कौन आगे जा रहा है। तो स्ट्रीट मूवमेंट बिल्कुल एक अलग चीज है, लेकिन ये स्ट्रीट मूवमेंट के नाम के ऊपर अलग अलग किस्म की एक्टिविटीज करते हैं और फिर वो क्लेम किया जाता है कि ये भी स्ट्रीट मूवमेंट है। नाज़रीन, एक चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ये कायम अली शाह साहब, साबिक वजीर आला पीपल्स पार्टी के, सिंध के, और इनके कारनामे आप सब अच्छी तरह जानते हैं, जरदारी खानदान के बड़े चहीते हैं। उनकी एक बेटी है साहबजादी, वो जनाब डॉक्टर निगत शाह उनका नाम है, एक बेटी इनकी एमएनए भी रही। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की साहबजादी और जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर निगत शाह को रिटायर होने से महज एक दिन पहले, यानी वो रिटायर हो रही है, रिटायरमेंट से सिर्फ एक दिन पहले, रिटायर हो जाती है ना तो फिर फारग हो जाती है, नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता, लेकिन रिटायर होने से सिर्फ एक दिन पहले सूबाई काबीना के फैसले की रोशनी में 3 बरस के लिए प्रोफेसर मुकर्रर करने की हदायत जारी कर दी गई। और इस सिलसिले में सेक्रेटरी बोर्ड और जामियात अब्बास बलोच ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। यह खबर जनाब दी है सैयद मोहम्मद अस्करी ने। आप अंदाजा करें कि इनका पेट ही नहीं भरता, यानी रिटायरमेंट हो गई, ठीक है, अब आप अपने घर जाइए, कोई भी रिटायर नहीं होना चाहता इस मुल्क में। कायम अली शाह साहब तो रिटायर होना ही नहीं चाहते थे, इतने बुढ़े आदमी थे कि जुल्फिकार अली भुट्टो से भी सीनियर थे। भुट्टो शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद भी ये बार बार वजीर आला बने। अब ये जो कायम अली शाह साहब हैं, इनकी बेटी जो है वो भी रिटायर नहीं होना चाहती, निगत साहिबा। वो रिटायरमेंट से एक दिन पहले सिंध की काबीना ने फैसला किया और उस फैसले की रोशनी में इनको 3 साल के लिए दोबारा से इजाजत मिल गई। जिस तरह बाकी जमातें हैं, पॉलिटिकल जमातें हैं, और वो पुरअमन एहतजाज पे बिलीव करती हैं, ऐसे ही पीटीआई भी करती है। पूरे पाकिस्तान में पीटीआई की बातचीत है, पूरे पाकिस्तान में ये एक मकबूल तरीन सियासी जमात है। और इमरान खान साहब ने हमेशा कहा कि हम एक गमला भी नहीं तोड़ना चाहते, हम कोई छोटा सा नुकसान भी नहीं करना चाहते, ये सारी अमलाक हमारी अपनी है। ये इंसिडेंट कैसे हुआ, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पुलिस के बयान से भी ज्यादा जरूरी यह है कि सीसीटीवी फुटेज को मंजरे आम पे लाया जाए, क्योंकि हर फॉल्स फ्लैग की सीसीटीवी फुटेज नहीं आती। तो यहां पे सीसीटीवी आएगी, क्लियर हो जाएगा इसने खुद ही हमला किया हो पुलिस पे, तो वो भी नजर आ जाएगा। किसी वजह से हमला किया हो, कोई झगड़ा हो गया या कोई और चीज हुई, वो भी नजर आ, जो भी हुआ ना, वो सीसीटीवी फुटेज आएगी तो पता चलेगा कि एक्चुअली ये हुआ कैसे। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी ने अभी तक लगभग उनके स्टेटमेंट को कुछ 36-38 घंटे गुजर गए हैं। उन्होंने अभी तक ना तो सेक्टर कमांडर का नाम लिया कि वो कौन सा सेक्टर कमांडर था जिसने उन्हें धमकी लगाई, उसकी जरूरत कैसे हुई कि एक मुंतखब वजीर आला को एक सरकारी मुलाजिम जो है, जो तनख्वाहदार मुलाजिम है, वो धमकी लगा रहा है कि तुमने अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो हम तुम्हें नाअहल कर देंगे। उस सेक्टर कमांडर का नाम लेने की जरूरत अभी तक सुहेल आफरीदी साहब ने नहीं की, उनको लेना चाहिए, और ना ही उन्होंने कार्रवाई शुरू की है। तो फिर अगर वो ये इतना सा काम नहीं कर सकते, यानी तहरीक चलानी है आसिम मुनीर के खिलाफ, नाम सेक्टर कमांडर का नहीं ले सकते, ये बहुत जरूरी है। अगर तो इन्होंने इस सिस्टम को टैकल करना है, तो इमरान खान साहब एक बात कहते थे कि जो तुम्हें धमकी दे वापस धमकी दो उसको,
जो तुम्हें डराए उसको एक्सपोज करो। इमरान खान साहब ये बार बार कहते थे। तो सुहेल अफरीदी साहब को कम से कम यहां पे स्टैंड लेना चाहिए और उनको एक इजलास बुलाना चाहिए सूबाई असेंबली का, वहां पे करारदाद भी आनी चाहिए, सेक्टर कमांडर को एक्सपोज करना चाहिए ताकि आइंदा वो ऐसा ना कर सकें। अब अगर वो उन्होंने इसलिए नाम ले लिया है कि मैं पहले ही नाम ले लेता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं, नाम नहीं लेता लेकिन थोड़ी सी बात निकाल देता हूं ताकि कल को मुझे हटाने से पहले वो 10 दफा सोचे कि मैंने तो ये बात खोल दी थी। तो ये अगर इस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया तो एक अलग बात है। लेकिन सुहेल अफरीदी को सियासी शहीद बनने की बजाय जो है तहरीक के लिए स्ट्रीट मूवमेंट चलानी चाहिए, जिसका इमरान खान साहब ने लगभग 1 साल पहले कहा था कि ये चलाई जाए। अब जब सुहेल अफरीदी ने यह नाम लिया था ना, अब मुझे वहां पे सहाफियों ने 1-2 चीजें बताई। उन्होंने कहा अब सुहेल अफरीदी ने यह नाम लिया ना कि सेक्टर कमांडर ने मुझे धमकी लगाई है, तो बाद में पीटीआई के लोग पीछे आए सहाफियों के और उन्होंने बाद में कहा, सफाइयां देते रहे कि जनाब ये तो मुंह से निकल गई बात, स्लिप ऑफ टंग हो गई, हम ये बात करना नहीं चाहते थे, हमारे मुंह से ये बात निकल गई। भाई निकल गई है तो अब उसके ऊपर पैरा दें और आप बताएं कि किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, किस वक्त किया और उस पर कानूनी कार्रवाई कौन सी होनी चाहिए। एक और चीज मैं सुहेल अफरीदी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं और वो इस बात पर तवज्जो दें। मुझे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ज्यादा लोगों ने और बार बार ये बातें बताई हैं, अलग अलग सोर्सेज ने ये बातें बताई हैं कि अब्दुल हादी उर्फ पतंग और एक हैं जनाब नवीद साहब जो इनके भाई हैं सुहेल अफरीदी के, और एक इदरीस साहब है जो गालिबन इनके चचा हैं। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अभी तहरीक का टाइम है, आप इन पे नजर रखें और ना सिर्फ इनके ऊपर नजर रखें बल्कि आप इन्हें कंट्रोल करें। ये लोग लगातार जो कर रहे हैं वो कोई भी पॉलिटिकल आदमी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, उसका बोझ नहीं उठा सकेगा। ये लोग सुहेल अफरीदी के रिश्तेदार हैं, अब्दुल हादी उर्फ पतंग हैं, इदरीस नामी है उनके चचा गालबन, फिर एक उनके भाई भी हैं। तो इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा उन्हें, उनका करियर अभी शुरू हुआ है। उस्मान बुज़दार के रिश्तेदार पागल हो गए थे, अंधाधुंध वो पैसा बनाने के चक्कर में वो अजीब तरीके से लग गए थे, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब बाहर थे, हमने इसको रिपोर्ट किया, उन्होंने एक्शन भी लिया था। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब को ये चीजें खुद ही करनी पड़ेंगी, इस पे वो तवज्जो दें, वरना उनके लिए ना मुस्तकबिल में बड़े मसाइल हो जाएंगे। इमरान खान साहब की बहनें गई थी मिलने के लिए अपने भाई को, आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई, अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई, तो रात हो गई अब तो एक मरतबा फिर मुलाकात नहीं हुई इमरान खान साहब की उनकी बहनों से। सारी कोशिशें करके उन्होंने देख ली, ये कैद तन्हाई खत्म नहीं हो रही, ना ही अदालत कोई सहूलत दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया, सारे इकट्ठे हुए, फिर एहतजाज को कॉल ऑफ किया गया जब अदालत ने एक तारीख दे दी कि ठीक है जी हम ये केस लगा देते हैं इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से, कैद तन्हाई के हवाले से। तो मामला यहां तक पहुंच गए हैं कि सारी कोशिशें करके देख लेते हैं, लेकिन क्योंकि एक शख्स ने फैसला किया हुआ कि मैंने मुलाकात नहीं होने देनी, तो कोई कानून, कोई अदालत, कोई इदारा, कोई पार्लिमान, कोई वजीर आजम, कोई कैबिनेट मेंबर, कोई अवामी एहतजाज दबाव, कोई चीज जो है, कोई लॉ बुक वो उसको वायलेट नहीं कर सकती जो फर्द वाहिद का हुक्म है। इसको डिक्टेटरशिप नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे। नाज़रीन, 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया कि पाकिस्तानी निकलेंगे और इमरान खान के साथ इजहार यकजहती करेंगे। अब ये क्योंकि जश्न की रात होती है, वैसे ही पाकिस्तानी निकलते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे जितने ज़्यादा नजर आएंगे उतना ज़्यादा पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस शिद्दत के साथ शहरों में निकली है और किस तरीके से वो एहतजाज भी कर रही है और इमरान खान साहब के हक में एहतजाज भी कर रही है और साथ में अपनी जश्न आज़ादी को भी सेलिब्रेट कर रही है। तो ये 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को निकलने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंसमेंट की है। एक और चीज़ नाज़रीन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये इधर सलमान अकरम राजा साहब बड़े सीनियर आदमी हैं, बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, बड़ी शानदार इनकी वकालत है, बड़ा लंबा इनका करियर है और लड़ाई इनकी हो रही है मिशाल यूसुफजई से। मैं हैरान हो जाता हूं कि ये किस लेवल पे क्या लड़ाइयां चल रही हैं। इनकी एस्टेब्लिशमेंट ने अजीबोगरीब किस्म के पाकिस्तान में खेल खेले हैं, अजीबोगरीब ही सूरत हाल पाकिस्तान में रहती है। ये मिशाल यूसुफजई का या सलमान अकरम राजा साहब का बनता है उनके साथ लड़ना, या ये लड़ाई बनती नहीं है। वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो फैसला करें। माजी में भी उन्हें कहा गया फैसला करो, वो फैसला नहीं कर पाए। मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा साहब को शायद सियासत की इस बात की समझ ही नहीं आई कि जितना ज्यादा आप गुंजाइश निकालते जाते हैं उतना ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम होती जाती है। तो अब सूरत हाल यह है कि दोनों आगे आमने सामने खड़े हुए और पाकिस्तान का मीडिया इनको दिखा रहा है। आप दोनों की औकात का, दोनों की हैसियत का फर्क चेक करें, दोनों की उम्र का और तजर्बे का फर्क चेक करें। एक तरफ कहां पे पाकिस्तान का शानदार वकील, जिसका पाकिस्तान में आप टॉप 10 वकला के अंदर आप नाम ले सकते हैं, जिसका नाम जो है वो वकला में भी शानदार है और उसकी अपनी एक
करैक्टर भी है, और दूसरी तरफ एक ऐसी खातून जिन्हें हम कल तक जानते भी नहीं थे, और उनकी कोई स्ट्रगल भी नहीं है, और उनके पीछे कुछ डेप्थ भी नहीं है। लेकिन आप गौर कर लें कि चल क्या रहा है। तो ये सलमान अकरम राजा साहब को ये चीज़ें बहुत जल्दी सीख लेनी चाहिए थी। लाहौर टाउनशिप में नाजरीन एक वाकया हुआ, 2 खवातीन को पकड़ के लाया गया चोरी के इल्ज़ाम में। दोनों खवातीन की वीडियो भी है, वो ठीक थी। फिर पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, थाने में दोनों मर गई। और फिर पुलिस ने क्या किया कि भारी नफरी के साथ उनको उनके आबाई इलाके में पहुंचा के दफना दिया ज़बरदस्ती। और पुलिस ने कहा कि बिल्कुल किसी की आवाज़ बाहर ना निकले। पुलिस ने जिस तरीके से इस केस को हैंडल किया, वो तरीका ही बहुत अजीबोगरीब था। इससे पहले 2 गैर मुल्की खवातीन के साथ इसाक डार के ख़ानदान ने रेप करवाया लाहौर के अंदर। इसाक डार की फैमिली ने 2 गैर मुल्की खवातीन के साथ यहां पे लाहौर के अंदर रेप करवाया था उनके नवासे ने, और वो बड़ा खौफनाक एक केस था और बड़ी ज्यादती हुई उस केस के अंदर। तो एक तो ये केस आपको याद होगा। अभी ये 2 खवातीन है, ये थाने में जाती है, पता नहीं इनके साथ थाने में ऐसा क्या हुआ कि वो दोनों मर गई, और दोनों के बारे में कहा गया दोनों हार्ट अटैक से मर गई, और दोनों नौजवान खवातीन थी, दोनों चोरी का इल्जाम था, दोनों एक साथ हार्ट अटैक से कैसे मर गई? वहां क्या हुआ ऐसा थाने में? किसने कुछ किया, या कौन था वहां पे? क्या कोई बासर आदमी था? क्या देख लिया था उन खवातीन ने, या क्या उनके साथ किया गया था कि फिर वो जिंदा नहीं रह पाई दोनों? अब पोस्टमार्टम करवाने के लिए ऑर्डर दिया गया। अब देखते हैं, उनको जबरदस्ती दफनाया गया है, दोबारा उनको निकाला जाएगा, पोस्टमार्टम किया जाएगा, चेक किया जाएगा इन खवातीन के साथ हुआ क्या। देखिए, खवातीन को टिकटॉकर ने कहा था कि ये मेरी रेड लाइन है, लेकिन आप गौर करें कि रेड लाइन नहीं है। सूबाई वजीर इतलात जो है वो लगातार 9 महीनों से अदालत उसे बुला रही, 9 या 11 महीने हो गए अदालत उसको बुला रही है कि आओ और आकर स्टेटमेंट दो फलक जावेद के खिलाफ, जो भी आपका केस है आकर पेश हो जाओ यहां पे। वो लगातार 8-9 महीनों से, या 11 महीने थे या 9 महीने थे, वो लगातार ये कह रही है कि जी मैं नहीं आ सकती, मेरी जान को खतरा है। आप अंदाजा करें कि एक सूबाई वजीर है, सूबाई दारुल हुकूमत में एक अदालत में पेश होना है और वहां उसकी जान को खतरा है। यही सूबाई वजीर सड़कों पे जो है वो गालम गलोच करती फिरती थी, कभी पुलिस को धक्के, कभी इधर लड़ाइयां, कभी उधर लड़ाइयां, तब तो जान को खतरा नहीं था। आज इक्तदार में है, आज खवातीन इनकी रेड लाइन है और जान को खतरा, एक अदालत में पेश नहीं हो सकती। आप अंदाजा करें आम खवातीन की क्या हालत होगी इस सूबे के अंदर, जब एक जो है प्रोविंशियल मिनिस्टर, जिसके पास बहुत सिक्योरिटी होती है, जिसके बाद इक्तदार है, वो अपने आप जाली सही लेकिन है तो नहीं, इक्तदार तो है ना, जाली इक्तदार के बावजूद वो अदालत में पेश नहीं हो सकती कि मेरी जान को वहां पे खतरा है। अंदाजा करें आप, ये है रूल ऑफ लॉ, ये है सूरत हाल पंजाब के अंदर। और हम सारे ये होता हुआ देख रहे हैं। 2 खवातीन के साथ पहले क्या हुआ, 2 खवातीन के साथ अब क्या हुआ, लगातार ये वाकयात हो रहे हैं और ये बड़ी बदकिस्मती है। जरदारी को कायल कर दिया गया नादरीन, आसिफ अली जरदारी ने समरियों के ऊपर दस्तखत कर दिए, नए जजेस भी आ गए, सबको मुबारक हो। जमहूरियत जो है वो आगे बढ़ गई है, जो पेंडिंग मामला थे पहले वाले वो भी सारे हल हो गए हैं।